कहता निम्बाराम, उसका नाम है वो। मैं बोला निम्बाराम क्या हाल है तेरे? पतला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। मैं तो ठीक हूं, अपने पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? एक जवान के लिए देश सर्वोपरि, उसके बाद उसका परिवार और अंतिम में उसका शरीर। एक जवान मरते दम तक देश के बारे में सोचता है तो सरकारें जवानों के बारे में क्यों नहीं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शहीद निम्बाराम की, जो कि आतंकवादियों से लोहा लेते हुए घायल हो गए थे और उसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनका पूरा इतिहास बताएंगे उन्हीं के कमांडिंग ऑफिसर जो अब मेजर जनरल बन चुके हैं, मेजर जनरल ए अरुण साहब। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद निम्बाराम घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली R&R हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उस समय उनके पेट और लेफ्ट साइड के हिस्से में गोलियां लगी थी। जब हमारा बंदा अस्पताल ले जाया गया हेलीकॉप्टर के अंदर, उसके पेट के अंदर के हिस्से, जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, वो पॉलीथीन बैग में साथ डाला गया। पॉलीथीन बैग में हेलीकॉप्टर के अंदर उसके साथ। तो उसको चोट इस प्रकार से आई, जो नर्स ने मुझे बयान किया था, मैं आपको बताता हूं, ये 2003 की बात है। 16 साल हो गए पूरे, 17 होने को आ रहे हैं। नर्स ने बोला कि साहब उसके जो लेफ्ट वाला फीमर है, जो फीमर होता है, जो थाई का सबसे बड़ा हड्डी होता है शरीर का, वो 2 जगह पर फ्रैगमेंट हो गया। फ्रैगमेंट का मतलब क्या है? जो पेंसिल है जब आप तोड़ते हो तो 2 हिस्सों में टूटता है। फ्रैगमेंट का मतलब ऐसे, जो पेंसिल अगर 8 या 10 हिस्सों में टूटे वो फ्रैगमेंट है। तो उसका ये जो थाई बोन था 2 जगह पर फ्रैगमेंट हो गया था। गोली लगने के कारण वो पहाड़ी से नीचे गिरे। नीचे गिरने पर उनकी थाई 2 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी। जब उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा था तब उनके पेट की जो आंतें और अन्य जो मांस के टुकड़े हैं वो एक पॉलीथीन में भरकर निम्बाराम के साथ में RR हॉस्पिटल में भेजे थे। 4-5 दिन तक निम्बाराम का लगातार इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि जो इंटरनल ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसके पूरे के पूरे शरीर में ब्लड भर गया था। इसीलिए डॉक्टर साहब जहां भी काट रहे थे उनको नजर आ रहा था खून। ज्यादा से ज्यादा गोली उसको लगी बाएं हाथ पर। क्यों? जो बुलेट प्रूफ जैकेट है जो हम पहनते हैं, वो सामने होता है पट्टी, लोहे का चादर, पीछे होता है लोहे का चादर। एक पतला चादर होता है पेट के लिए, एक पतला होता है गर्दन के लिए। ऊपर और साइड में खुला है। गोलियां लगे उसको साइड में। सबसे ज्यादा चोट उसको ऊपर आया छाती में। जब पैर में गोली लगा होगा तो वो गिरा है। अब पहाड़ी में 20 मीटर 25 मीटर कितना नीचे गिरा है वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब गिरा है तो उसका छाती किसी बड़े पत्थर के नुकीली चोट पर पड़ा है और यहां उसे चोट आई। तो जो लोहे का प्लेट है वो दबाता है जो फेफड़े, जो रिब्स है। तो उसके 5 रिब्स टूटे हुए थे और 5 रिब जब टूटते हैं तो अंदर की तरफ टूटते हैं। तो उसका जो बाएं वाला फेफड़ा था उसमें 5 जगह पर छेद हो गया और जो लंग था लेफ्ट साइड वाला, उसमें बॉडी फ्लूइड और ब्लड पूरा भर गया था। ये उसके चोट थे। जब नर्स ने ये मुझे बयान किया तो मैंने नर्स से सीधा सवाल पूछा, क्या बंदा बचेगा? जहां कहीं पर भी सर्जरी करने की बात आ रही थी या फिर उसके प्लास्टिक सर्जरी की बात आ रही थी तो चमड़ी को काटते ही अंदर से खून बह रहा था। निम्बाराम लगातार बेहोशी की हालत में RR हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसी बीच एक दिन निम्बाराम के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ए अरुण साहब ने फोन किया। फोन हॉस्पिटल की नर्स ने उठाया। उसने कहा निम्बाराम बात नहीं कर रहा है, वो होश में नहीं है। तो उसके कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कम से कम एक बार मुझे निम्बाराम से बात करा दो।
तो नर्स ने जैसे ही टेलीफोन को निम्बाराम के कान के पास लेके गए, इधर से ए अरुण साहब ने आवाज लगाई। तो मैंने उस टाइम उससे पूछा था, निम्बाराम उसका नाम है, वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का है। मैं बोला, निम्बाराम क्या हाल है तेरे? 15 या 20 सेकंड गुजरे, कोई जवाब नहीं है। मैंने सोचा शायद वो खत्म हो रहा है, शायद वो सुना ही नहीं मेरी बात, शायद वो बोल नहीं पा रहा है। मैं फोन रखने वाला ही था अपनी तरफ से, क्यों उस टाइम तक मेरा दिल पूरा ही टूट चुका था। फोन मैं रखने वाला ही था, एक बिल्कुल पतली सी आवाज में जवाब आया। इतना चोट खाने के बाद बिस्तरे पे पड़ा हुआ है जवान पतला सा आवाज में बोलता है मेरे से कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है, और फिर बाद में बोलता है साहब मैं तो ठीक हूं, अपने पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? देखा आपने सैनिक का जज्बा। अपने कमांडिंग ऑफिसर की आवाज सुन के 4-5 दिन से लगातार कोमा में चल रहा एक सैनिक यही पूछता है कि मेरी पलटन के जवान कैसे हैं। उसने कभी भी नहीं कहा कि मेरे शरीर को क्षति पहुंची है, मैं मरने वाला हूं, या ऐसा कोई बहाना बनाया हो। हालांकि ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास की पन्नों में दर्ज एक पन्ना है जिसके बारे में आपने यहाँ पे पूरी बात सुनी। दरअसल मेजर जनरल साहब जो यंग जवानों के बीच में पहुंचे थे, तब उन्होंने कहा कि यदि कहानी सुनानी है तो ऐसी सुनाओ, और यदि आपको कहानी सुननी है तो भी ऐसी ही सुनो। आपको कहानी सुनना है तो कहानी ऐसे सुनो, कहानी सुनाना है तो कहानी ऐसे सुनाओ। जो जवान खुद मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है, वो मृत्यु के आंखों में आंख डाल करके खड़ा है उस वक्त, और वो सिर्फ सोच रहा है अपने टोली में बाकी बंदों के बारे में। ये होता है सेल्फलेसनेस। कहानियां बहुत होती है, लेकिन यदि कहानी में ऐसी सच्चाई हो तो उसको सुनने और सुनाने वाले को सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अब बात करेंगे हमारे पूर्व सैनिकों की। आज देश जिस मुकाम पे पहुंचा है, सेनाएं जिस मुकाम पे पहुंची है, तो कहीं न कहीं हर एक शहीद और पूर्व सैनिक का उसमें हाथ है। 20-25 हजार रुपए की पेंशन के लिए एक सैनिक को सड़कों पर धरना देना पड़ता है। इसके बावजूद भी उसकी पेंशन में जो विसंगतियां हैं उनको सरकार द्वारा दूर नहीं किया जा रहा है। जब किसान और जवान सड़क पे आ जाए, धरना देने लग जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उस देश का आगे फ्यूचर क्या है। देश और देश के लोगों के लिए दो चीजें सर्वोपरि है। एक जवान जो बॉर्डर पे खड़ा रह के देश की सीमाओं की और अंदर जो रात को सो सके आराम से हम सब की रक्षा करता है, और दूसरा किसान जो हमेशा यही सोचता है कि मेरे देश का एक भी इंसान भूखा ना सोए। वो खुद भूखा रह के दिन रात मेहनत मजदूरी करके आपके लिए अन्न उगाता है। इसलिए जय जवान जय किसान, ये नारा जिसने भी दिया है बड़े सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि उनको पता था कि यदि ये दोनों पिलर मजबूत रहेंगे तो देश के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती। देश दानी हो सकता है, दूसरे देशों को जरूरत पड़े तो वो यहाँ से अन्न भेज सकता है, और बाहर से यदि कोई आक्रमणकारी आए तो हमारा सैनिक सीमाओं की सुरक्षा कर सकता है। साथियों, कुल मिला के ये वीडियो दिखाने का एक ही मकसद था कि जो जंतर मंतर पर हमारे भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं उनकी आवाज़ सरकार सुने, सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा वहाँ पे भेजे, या फिर उनको पेशकश करके सरकार के पास में बुलाए।
जो भी करना है, जैसे भी करना है, उनकी मांगों को कम से कम सुनो और उनमें जो मानने वाली हो उसको तुरंत मानो, और जो मानने वाली ना हो, जिसके ऊपर कोई कमेटी गठित करना हो, उनके लिए कमेटी गठित करो। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों को ऐसे सड़कों पर मत छोड़ो। ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे भूतपूर्व सैनिक आज जंतर मंतर पर बैठे हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बैठे हैं और उनकी मांगे मानी गई है। अब भी बैठे हैं तो मांगे तो माननी ही पड़ेगी। तो क्यों ना समय पर उनकी आवाज़ को सुना जाए। साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सहमत हैं? जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ये सब बातें दूसरे फौजी भाइयों तक भी पहुँचे और उनको इन बातों का एहसास हो कि हाँ, हमारे भी हक की आवाज़ उठाने वाला कोई है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।